a lot of aspirants when they want to finalize their optional subject, they face a lot of hurdles. For example, मैं बहुत बच्चों से ऐसा मिला हूँ जो एंथ्रोपोलॉजी को अपना ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं, बट दे कम टू मी एंड आस्क मी कि सर इसमें पढ़ना क्या होता है, इसका सब्जेक्ट मैटर होता क्या है, सर एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है, इकोनॉमी क्या होती है हमें मालूम है, पॉलिटी क्या होती है हमें पता है, नाम सुन के समझ में आ जाता है कि इसमें पढ़ना क्या है, बट एंथ्रोपोलॉजी का नाम सुन के ये समझ में नहीं आता सर कि इसमें पढ़ना क्या होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है, एंथ्रोपोलॉजी के कुछ स्कॉलर्स के नाम यहाँ पर हम बात करेंगे, थोड़ी सी इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की भी हम बात करेंगे। सो ऑल ऑफ दिस विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, सो वॉच दिस टिल द एंड। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ विद एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, आई हैव अ टेलीग्राम चैनल बाय द नेम एंथ्रोपोलॉजी बाय दीक्षांत। तो अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए, कुछ केस स्टडीज के बारे में डिस्कशन चाहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स एंथ्रोपोलॉजी की हैं वो चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर सिंपल भाषा में बोलें, अगर बहुत कॉम्प्लिकेट ना करें इस शब्द को, तो ये दो शब्दों से बना हुआ शब्द है। एक आपको एंथ्रोपोस मिल जाता है और दूसरा लोगोस मिल जाता है। सो जैसा मैंने बोला, दो शब्द हैं, वन इज एंथ्रोपोस एंड द सेकंड इज लोगोस। तो ये जो एंथ्रोपोस है और ये जो लोगोस है, इसमें एंथ्रोपोस का मतलब सीधा सीधा निकलता है ह्यूमंस एंड लोगोस का मतलब है स्टडी। तो इट इज बेसिकली अ स्टडी रिलेटिंग टू ह्यूमंस, ह्यूमंस की स्टडी है एंथ्रोपोलॉजी। बट ह्यूमंस के कौन से एस्पेक्ट की स्टडी है एंथ्रोपोलॉजी? दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कशन दैट वी विल नाउ स्टार्ट टू हैव। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करो, अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करो, तो बहुत सारी डेफिनेशन इंटरनेट पे मिल जाएंगी आपको। देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बट लेट मी गिव यू द करेक्ट आंसर इन ब्रीफ। छोटे में समझते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजों को। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली बात करता है ह्यूमंस के ओरिजिन की, ह्यूमंस की डेवलपमेंट की, ह्यूमंस के नेचर की, राइट? ये सारे एस्पेक्ट्स को एंथ्रोपोलॉजी समझने की कोशिश करता है। मतलब इनका ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब एवोल्यूशन से रिलेटेड बातें यहाँ पर करते हैं। इनकी डेवलपमेंट में फेजेस कैसे कैसे आए, वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, संस्कृताइजेशन क्या होता है, फिर ह्यूमंस की नेचर कैसी है, इनकी सोसाइटी कैसी है, इनका कल्चर कैसा है, राइट? वो सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। सोसाइटी में हम समझेंगे कि इनके यहाँ पर मैरिजेस कैसे होती हैं, इनके यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस कैसी होती हैं, इनके यहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कैसी होती हैं। फिर कल्चर एस्पेक्ट में समझेंगे कि भाई ये किस तरह का खाना पीना खाते हैं, किस तरह के ये लोग अपने रिलीजन को फॉर्म करते हैं। रिलीजन के साथ साथ जो यहाँ पर मैरिजेस हैं, ये मैरिजेस में किस तरीके की मैरिजेस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ह्यूमंस के डिफरेंट डिफरेंट कौन से मैरिज टाइप्स हैं जो देखने को मिलते हैं। जब मैरिजेस होती हैं तो मैरिज पेमेंट्स किस किस तरह की होती हैं, ब्राइड प्राइस क्या होता है, डाउरी क्या होता है, डाउरी क्यों एग्जिस्ट करता है। सो हम बेसिकली एसेंशियली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज एंथ्रोपोलॉजी टॉक्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो दिस इज द रीजन यू विल से और यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ मैनर कि अगर हम इकोनॉमी की बात करें, मान के चलते हैं आपने कोई एक सब्जेक्ट उठाया, जैसे कि हमने PSIR की बात कर लें, अगर हम सोशोलॉजी की बात कर लें, अगर हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी ऑप्शनल विल बी लिमिटेड टू द ज्योग्राफिकल लैंडस्केप्स, राइट? तो ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन जरूर आ जाएगा, बट वो सिर्फ ज्योग्राफी की बात करेगा। अगर मैं PSIR की बात करूं तो ज़्यादातर जो उसका इन डेप्थ जो एफर्ट लगेगा वो इसमें लगेगा कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे समझा जाए, किस किस प्रकार की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और उनकी सारी हिस्ट्री और उनकी सारी अंडरस्टैंडिंग। बट एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अमेलगमेशन है। मतलब अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट की बात करूं तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम थोड़ा सा पॉलिटी भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमी भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हम इनके कल्चर को भी पढ़ लेते हैं, हम इनकी सोसाइटी को भी पढ़ लेते हैं, हम ज्योग्राफी किस तरह से मैटर करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हाई ऑल्टीट्यूड में कोई इंसान रहता है तो उसकी उसकी बॉडी है वो कैसे अडेप्ट करती है, एक्लेमेटाइजेशन कैसे होती है, राइट? तो ज्योग्राफी का एस्पेक्ट भी इसमें आ जाता है। इसका एस्पेक्ट हिस्ट्री का भी आ जाता है, क्योंकि हम आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजी में हिस्ट्री की तो फिर 10-15 हज़ार साल पुरानी टाइमलाइन है, बट एंथ्रोपोलॉजी की तो कोई टाइमलाइन भी नहीं है। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अपने ट्रू सेंस में एक होलिस्टिक डिसिप्लिन है, और होलिस्टिक डिसिप्लिन होने के चक्कर में इट कवर्स एवरीथिंग अबाउट ह्यूमंस। तो मतलब ह्यूमंस की टोटलिटी में स्टडी जो अगर कोई सब्जेक्ट करता है तो वो एंथ्रोपोलॉजी है। टोटल 360 डिग्री स्टडी ऑफ ह्यूमंस इज एंथ्रोपोलॉजी। हेंस जो हमने यहाँ पर पहले लिखा था कि एंथ्रोपोस और लोगोस का जो कॉम्बिनेशन है, ह्यूमंस की स्टडी 360 डिग्री परस्पेक्टिव में इज एंथ्रोपोलॉजी। एंड दिस इज व्हाट मेक्स द सब्जेक्ट रिच, दिस इज व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग, दिस इज व्हाट मेक्स इट स्कोरिंग। क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंसेज का नहीं रहता, बल्कि साइंसेज का भी रहता है। तो सोशल साइंसेज में जिन बच्चों को थोड़ा सा लिखने का ज़्यादा आदत है, थोड़ा सा बेटर तरीके से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको बेनिफिट सारा का सारा पेपर 1 के सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हो जाएगा, पेपर 2 के अंदर इंडियन विलेजेस की स्टडी में हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो बाकी पोर्शन सोशो कल्चरल का पेपर 2 में इंडियन पर्सपेक्टिव आ जाता है, वहां पर मिल जाएगा। तो
वो सारा बेनिफिट उन ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों को हो जाता है। और जहाँ तक बात करें साइंसेस की, तो जो बच्चों की साइंस थोड़ी अच्छी होती है, जिनको पता है कि मुझे क्या लिखना है, मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम नंबर्स लेने हैं, उनके लिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का इसमें एस्पेक्ट आ जाता है, तो वो वहाँ पर बेनिफिट कर देता है। अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि बायोलॉजिकल फीचर्स की भी बात करता है और सोशल फीचर्स की भी बात करता है। आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। पेपर 1 के अंदर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, राइट। पेपर 2 के अंदर इंडियन पर्सपेक्टिव में इंडियन थिंकर्स आ जाते हैं, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की डेवलपमेंट आ जाती है, इंडियन विलेजेस की स्टडी आ जाती है और इंडियन ट्राइब्स की स्टडी आ जाती है, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। सो यहाँ तक इसकी बाइफर्केशन में आप इतना समझ जाओगे कि ऑलमोस्ट सब कुछ ही पढ़ना है ह्यूमंस के बारे में, राइट। सो दिस इज व्हाट एंथ्रोपोलॉजी इज। एंथ्रोपोलॉजी डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू टाइम एंड स्पेस। मतलब मॉडर्न से मॉडर्न चीज पढ़ते हैं, पुरानी से पुरानी, ओल्ड से ओल्ड चीज, A to Z सब पढ़ते हैं इसमें। इट इज नॉट लिमिटेड टू पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो इट स्टडीज ह्यूमंस इन द इंटायर टाइम एंड इंटायर स्पेस। मतलब चाहे इंडिया की स्टडी हो, चाहे वो किसी भी एक आइलैंड नेशन की स्टडी हो, चाहे वो अमेरिका की स्टडी हो, चाहे वो जापान की स्टडी हो, वी कवर A to Z इन एंथ्रोपोलॉजी, राइट। सो इट इज नॉट लिमिटेड विद टाइम, इट इज नॉट लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अगली चीज, एंथ्रोपोलॉजी एक कंपैरेटिव सब्जेक्ट है। कंपैरेटिव सब्जेक्ट में मतलब अगर मैं किसी एक ट्राइब को पढ़ता हूं जो इंडियन ट्राइब है, तो इंडियन ट्राइब को पढ़ते वक्त जब मैं किसी एक ऑस्ट्रेलियन ट्राइब को पढ़ रहा हूं, तो व्हाट आर द similarities, what are the differences in these tribes, we try to understand that, and hence this is why anthropology makes it more interesting कि वो दो तरह के लोगों को कंपेयर करता है, उनकी स्टडीज को इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ता है, जिसके कारण उस पर्टिकुलर सोसाइटी को ढंग से एग्जामिन कर लेता है, और चाहे वो सोसाइटी सिंपल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे प्रिमिटिव हो, चाहे मॉडर्न हो, सारी की सारी सोसाइटीज को तवज्जो दी जाती है। सो दिस इज अबाउट एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। नाउ एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। गुड थिंग इज कि यूपीएससी ने उतना वास्ट सिलेबस नहीं रखा। सो एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप तो बहुत बड़ा है, बट यूपीएससी में स्कोप लिमिटेड है, राइट। सो दैट इज व्हाट द ब्यूटी इज। एंथ्रो इज कंसिडर्ड एज होलिस्टिक साइंस एज इट स्टडीज द होल ऑफ ह्यूमन कंडीशन। तो चाहे वो पास्ट की बात हो, प्रेजेंट की बात हो, फ्यूचर की बात हो, बायोलॉजी की बात हो, सोसाइटी की बात हो, लैंग्वेज की बात हो, कल्चर की बात हो, हम एंथ्रोपोलॉजी में सब कुछ समझते हैं। सो विद दिस आई होप अभी तक आप एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को, डिसिप्लिन को समझ पाए हो। अगर आप डिसिप्लिन की अंडरस्टैंडिंग अब रख चुके हो, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पढ़ना क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी में। अब इसकी डेफिनेशन कैसे पेपर में लिखनी होती है, देयर आर सेवरल डेफिनेशंस व्हिच हैव बीन गिवन बाय स्कॉलर्स। जो स्कॉलर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं, बहुत लोगों ने बहुत डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, डिफाइन करने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल, एरिस्टोटल साहब ने बोला कि देखो ये बेसिकली एक बातचीत है ह्यूमंस के बारे में। सो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के बारे में बातें करता है। सो इट इज अ गॉसिप दैट रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमंस एंड एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज नथिंग बट अ गॉसिपर। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वो गॉसिपर होता है, चुगलीखोर होता है, जो सिर्फ ह्यूमंस की चुगली करता है, ह्यूमंस के हर एस्पेक्ट की चुगली करता है। दैट इज व्हाट एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, a lot of anthropologists like Malinowski, Franz Boyce, Radcliffe Brown, they define anthropology as the study of man at all levels of development. मतलब प्रिमिटिव सोसाइटी से लेकर मॉडर्न सोसाइटी के हर पहलू पे एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है ह्यूमंस की। सो इन दैट केस ये कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ऐसी बातें बोली। अल्फ्रेड क्रोबर, अ वेरी प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ही सेड, अगर आप एक लड़ाई कर रहे हैं, अगर आप इस डिबेट में हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है वो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है या फिर साइंसेज का सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ी एक डिबेट है जो एंथ्रोपोलॉजी को सराउंड करती है कि ये ह्यूमैनिटीज़ में डाला जाए या फिर ये साइंस में डाला जाए। क्योंकि इसमें आप थोड़ी बहुत बायोलॉजी भी पढ़ते हो, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एस्पेक्ट भी आ जाता है, तो उस हिसाब से अगर इसके अंदर लॉज हैं, बहुत क्लियर है और वो हर इंसान में कॉमन है, तो इसको साइंस बनाया जा सकता है। तो क्या फिर ये साइंस का सब्जेक्ट होगा, या फिर क्योंकि आप इसमें सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो आप इसको ह्यूमैनिटीज़ में डालोगे? ये डिबेट चली और बहुत लंबी चली, राइट। आज तक भी इसका कोई क्लियर आउटकम नहीं है। बट अ वेरी प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट अल्फ्रेड क्रोबर, इन्होंने बोला, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये पेपर में एज इट इज लिखी जा सकती है। ही सेड कि एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो इट इज़ द मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ ऑल साइंसेज। मतलब अगर आपने इसको दोनों की ब्रैकेट में डालना है तो दोनों की ब्रैकेट में अगर आप इसको कंपेयर करो जितनी भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ, तो ये साइंस के सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा वैसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमैनिटीज़ की बात करता है। और अदरवाइज अगर आप इसको ह्यूमैनिटीज़ में डाल देते हो तो ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा साइंटिफिक सब्जेक्ट होगा। सो मतलब दिस इज अ सब्जेक्ट विच फॉल्स इन टू ह्यूमैनिटीज़ एज वेल एज साइंस। एंड दिस डिबेट हैज नेवर एंडेड, बट दिस इज व्हाट अल्फ्रेड क्रोबर सेड, एंड बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश करी। रूथ बेनेडिक्ट का अपना एक पर्सपेक्टिव था। इन्होंने बोला कि एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसका पर्पस समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट सिर्फ ह्यूमंस को स्टडी नहीं करता। द ओनली आउटकम इज नॉट टू जस्ट मेक अ रिपोर्ट कि हाँ जी हमने ये ट्राइब पढ़ी, इस ट्राइब के ये प्रैक्टिसेस को पढ़ा, हमने यहाँ पर लिस्ट कर दिया, ये रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। दैट इज नॉट द आउटकम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इनके हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी का आउटकम है टू मेक वर्ल्ड अ सेफर स्पेस
a safer world for different humans that are living in this planet, right, on this planet. मतलब रूथ बेनेडिक्ट का मतलब था कि क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम डिफरेंट ट्राइबल्स को पढ़ते हैं, हम डिफरेंट सोसाइटीज को पढ़ते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग वेज ऑफ लाइफ हैं, राइट. किसी का रिलीजन कुछ है, किसी का रिलीजन कुछ है, किसी का एनिमिज्म है, किसी का एनिमेटिज्म है, किसी का प्रिमिटिव कोई रिलीजन है, किसी का कोई बोंगोइज्म करके रिलीजन है. सो डिफरेंट रिलीजन है. एंथ्रोपोलॉजी सबको पढ़ेगी, और एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते वक्त कोई भी अपने दिमाग में एथनोसेंट्रिक भावना नहीं रखेगा. एथनोसेंट्रिक भावना मतलब मेरा रिलीजन सुपीरियर है, मतलब अगर मैं अपने रिलीजन को सुप्रीम मानते हुए दूसरे रिलीजन को पढ़ूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोले कि नहीं मेरा रिलीजन ज़्यादा सुप्रीम है, उसका रिलीजन ज़्यादा सुप्रीम नहीं है. दिस इज नॉट हाउ एंथ्रोपोलॉजी इज टू बी स्टडीड. एंथ्रोपोलॉजी का कोर प्रिंसिपल है कि आपने एक कंपैरेटिव स्टडी करनी है, आपने किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना और आपने जजमेंट्स नहीं पास करनी. सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी इज ऑफ द सब्जेक्ट सर. क्योंकि हम सब सोसाइटीज को पढ़ेंगे, सब ट्राइब्स को पढ़ेंगे, हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन को पढ़ पाएंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोसाइटीज को पढ़ पाएंगे, तो उसके अंदर हम सबके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी हर तरह के वे ऑफ लाइफ को लेकर. एंड दैट इज व्हाट द रियल पर्पस ऑफ दिस सब्जेक्ट इज. सो दिस इज हाउ रूथ बेनेडिक्ट ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस. E.P. टाइलर, एडवर्ड बर्नार्ड टाइलर बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है. इन्होंने इनिशियली इसका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया था. इन्होंने बोला कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बट इस सब्जेक्ट का जो स्कोप है वो लिमिटेड रहना चाहिए टुवर्ड्स द प्रिमिटिव सोसाइटीज, प्रिमिटिव लोगों को पढ़ें, ये इसका सब्जेक्ट का वही दायरा होना चाहिए. बट देन लेटर ऑन पीपल केम लाइक पॉल, एंड पॉल ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, इसका जो स्कोप है इट शुड एक्सटेंड टू इवन मॉडर्न कल्चर्स. तो ये प्रिमिटिव से लेकर मॉडर्न कल्चर्स तक सारे के सारे लेंथ ब्रेड्थ को कवर करे. दैट इज what will make anthropology a dynamic subject. यहां से इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा. तो आई होप अब आप समझ गए कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है क्या. अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ समझते हैं. एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट से फायदा क्या होता है, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, क्या आज की डेट में 2020s के अंदर इसका कोई फायदा है, 21वीं सदी के अंदर क्या एंथ्रोपोलॉजी के लिए कोई जगह है, प्रैक्टिकली कोई फायदा देती है एंथ्रोपोलॉजी. 120% yes. Before I talk about what has been written in the PPT, I would like to tell you that एक समय तक आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स को पॉलिसी मेकिंग के अंदर साथ रखा गया. बहुत सारी रिसर्चेस एंथ्रोपोलॉजिस्ट से करवाई गई, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट सारे पहलू पढ़ता है ह्यूमंस के. तो ह्यूमंस के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, क्या बेनिफिशियल नहीं होगा, सरकार को ये समझाने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिक्रूट करे जाते थे. मतलब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर तो एंथ्रोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इतने डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, इतने डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट भाषाएं हैं, डिफरेंट जोग्राफीज़ हैं. तो अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा तो वही सबको ढंग से समझ सकता है, वही सबकी समस्याओं को समझ सकता है, वही सबसे बढ़िया सजेशंस दे सकता है सरकार को कि सर ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, इसकी इंप्लीमेंटेशन में ये बेनिफिट होगा, ये इसका नुकसान हो जाएगा, ये इनका कल्चर है, ऐसी पॉलिसी से इनका कल्चर इरोड हो जाएगा, सर ये ट्राइब है, ये ट्राइब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है, इसके कल्चर को हम नहीं छेड़ेंगे, इनका कल्चर इनके लिए बहुत अहमियत रखता है. ये सारे थॉट प्रोसेसेस एंथ्रोपोलॉजी से ही निकलते हैं. अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की पॉलिसी मेकिंग में, इट प्लेज अ ग्रेट रोल, जैसा मैंने आपको भी समझाने की कोशिश करी, क्योंकि ये एक इंटरसेक्शन क्रिएट कर सकता है लॉ, पॉलिसी और एथिक्स के बीच में. कैसे लोगों को तक जस्टिस पहुंचाई जाए उनके कल्चर को दिमाग में रखते हुए, राइट. दैट इज व्हाट एंथ्रोपोलॉजी कैन ब्रिंग टू द टेबल. एनवायरमेंट की स्टडी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लोग कुछ ट्राइबल फैक्टर्स हैं, अगर कुछ ट्राइबल लोग हैं अपने जंगलों में रहना चाहते हैं, अगर अपने जंगलों को बचाना चाहते हैं और वहाँ पर माइनिंग प्रोजेक्ट सरकार लॉन्च कर देती है, तो अब उनकी दो एस्पेक्ट्स में नुकसान हो सकता है. एक तो ट्राइबल लोगों का वे ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होगा, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर होगा. तो एनवायरमेंटल फैक्टर को भी ये स्टडी करती है, दूसरा ह्यूमन की प्रॉब्लम्स को भी ये स्टडी करती है, तो ट्राइबल इशूज़ को भी ये हाईलाइट करेगी, एनवायरमेंट को बचाने का भी ये काम करती है. आर्कियोलॉजी से हम बहुत पुरानी चीज़ों को खोद कर अगर हमें कुछ मिले, कोई एविडेंस मिले, किसी तरह का कोई पीस मिले, मेटल मिले, कोई हड्डियाँ मिले, हम उनको स्टडी करके कार्बन डेटिंग करके कितना पुराना है उसके साथ उसके कल्चर को इंटीग्रेट करके हम समझ सकते हैं कि सिविलाइजेशंस कैसी पुराने ज़माने में थी. अगर वो डिक्लाइन हो गई तो उनके पीछे उनके कारण क्या थे, एम्पायर्स कैसे थे, वो डिक्लाइन अगर हुए तो कारण क्या थे उनके, इसको समझने में एंथ्रोपोलॉजी मदद कर सकता है. कॉग्निटिव थॉट प्रोसेसेस को समझने में ये हमारी मदद कर सकता है कि अगर पुराने ज़माने में लोग मानते थे कि अर्थ फ्लैट है, तो अर्थ फ्लैट होने की वजह से, उनकी इमेजिनेशन होने की वजह से उनके बिलीफ सिस्टम्स कैसे बन गए, गॉड की क्रिएशन कैसे हुई, क्या गॉड की क्रिएशन सच में कोई डिवाइन पावर है या फिर ह्यूमंस ने ही गॉड को क्रिएट कर दिया. दिस इज अ डिस्कशन दैट वी हैव इन एंथ्रोपोलॉजी, राइट, कि भगवान की क्रिएशन हुई कैसे, गॉड है कौन, राइट. इन दैट केस जो हम देखते हैं, ज़्यादातर जो भगवान हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वो इंद्र देवता हो, चाहे वो सन गॉड हो, तो सन गॉड को माना क्यों गया एज गॉड,
क्या उसके पीछे कोई एंथ्रोपोजेनिक रीजन था, क्या कोई ह्यूमंस को गर्मी लगी या ह्यूमंस एक्सट्रीम हीट जब फेस करते थे तब भगवान बना दिया, उनको ये समझ में लाया कि शायद ये हमसे नाराज है। सो व्हाट इज द अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस, कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस क्या हुआ होगा लोगों का कि उन्होंने भगवान को, सन गॉड को वर्शिप करना शुरू करते हैं। जैसे कि इजिप्ट में आज भी यू विल फाइंड सन टेम्पल्स, तो सन गॉड की वर्शिप पूरी दुनिया में होती है ऑलमोस्ट, राइट। तो क्यों होती है, उसके एंथ्रोपोजेनिक रीजंस क्या है, कॉग्निटिव रीजंस क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। रिलीजन को डाइसेक्ट करने की कोशिश करी जाती है एंथ्रोपोलॉजी में। तो दिस इज द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कि आप रिलीजन को बहुत तह तक समझ सकते हो। जैसे कि इंडिया के अंदर अगर स्नेक्स की रेलेवेंस है, काउस की रेलेवेंस है, तो वो क्यों है, राइट। उसके पीछे एंथ्रोपोजेनिक रीजन क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, इनके बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं। अगर हम इस्लाम की बात करें तो वो कैट्स को थोड़ा ज़्यादा क्यों तवज्जो देते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। पॉर्क को अगर बैन किया तो उसके पीछे उनके कारण क्या हैं, वो सब समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम सब समझ गए और एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली हमने ट्रीट करना शुरू कर दिया तो देश में, दुनिया में कभी भी कोई कम्युनलिज्म के मुद्दे नहीं होंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट दिस सब्जेक्ट्स ब्रिंग टू द टेबल, राइट। ए सब्जेक्ट से समझ जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी जा सकती है। हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट एंथ्रोपोलॉजी टॉक्स अबाउट, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें ह्यूमंस की फिजिकल हेल्थ को हम स्टडी करते हैं, उनके डीएनए को थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनके जेनेटिक्स को पढ़ते हैं, उनकी एवोल्यूशन को पढ़ते हैं, उनकी क्रोमोसोमल एब्रेशंस, क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारियां हैं, म्यूटेशंस हैं, उनको पढ़ते हैं। डिफरेंट बीमारियां क्या हैं, उनके इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसे होते हैं, बच्चों पे इम्पैक्ट्स कैसे होते हैं, अगर कोई ऐसी बीमारियां हैं तो उनको रोका कैसे जा सकता है, वो सारे फैक्टर्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स की डिटेल स्टडी होती है, मॉडर्न मेडिसिन की डिटेल स्टडी होती है, डीएनए के टूल्स हैं जैसे क्रिस्पर कैसन आपने सुना होगा, इसकी भी बातचीत चर्चा करी जाती है कि डीएनए एडिटिंग होती कैसे है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। ऑल दोज थिंग्स वी ट्राई टू कवर। नाउ अब ये तो एक बोलने की बात होगी कि ये सर ये सारा स्कोप है, स्कोप सुनने में तो बहुत ज़्यादा एलैबोरेट लगता है, अच्छा भी लगता है, बट क्या ये वाकई में ही कभी ऐसा कुछ हुआ है, क्या वाकई में ही एंथ्रोपोलॉजी से किसी को फायदा हुआ है। लेट मी गिव यू सम केस स्टडीज, रियल लाइफ केस स्टडीज की बात करते हैं। सबसे पहली केस स्टडी उठाई है मैंने, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव इन रूरल इंडिया। अब ये जो पर्टिकुलर केस स्टडी है उड़ीसा की केस स्टडी है। यहां पर हुआ क्या था, यहां पर मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा उड़ीसा के अंदर। आफ्टर दे स्टडीड द लोकल चाइल्ड बर्थ प्रैक्टिसेस, के यहाँ पर जो लोग हैं ये हॉस्पिटल्स में नहीं डिलीवरीज करवाते, ये अपने ही घरों में डिलीवरीज कर लेते हैं, तो इनकी अभी की प्रैक्टिस क्या है और उस प्रैक्टिस को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। द अंडरलाइंग आइडिया वाज कि अगर इन लोगों को देखें, क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ के लिए घर पे ही सब कुछ करते हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड, यहाँ पर इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज यहाँ पर प्रमोट करी जाएं। तो पहले अंडरस्टैंड किया कि लोग करते क्या हैं, उनको हेल्प करी समझाने में, उनको समझाकर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में 37% इंक्रीज देखने को मिला इन हॉस्पिटल डिलीवरीज, विद रिस्पेक्टिंग द कल्चरल नॉर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, दैट पर्टिकुलर ट्राइब, दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। मतलब कितना बड़ा इंपैक्ट है, पहले उनको समझा, फिर सॉल्यूशन दिया और इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज में बढ़ावा हुआ उड़ीसा के अंदर। दिस इज केस स्टडी नंबर 1। नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं। डी नोटिफाइड ट्राइब्स हमारे कंट्री में थी, जिनको हम कई बार DNT ट्राइब्स बोल देते थे, बेसिकली जिनको ब्रिटिशर्स ने डी नोटिफाई कर दिया या फिर चोरू चक्के बोलकर इनको हमेशा से डी नोटिफाइड रखा। सरकार ने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2019 से लेकर 2023 तक लगभग 268 डी नोटिफाइड ट्राइब्स और इनकी कम्युनिटीज को स्टडी किया। एक नेशन वाइड स्टडी हुई और नीति आयोग ने यह स्टडी कंडक्ट करवाई। एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बोला गया कि आपने स्टडी करना और एक डिटेल्ड रिपोर्ट सरकार को सबमिट करनी है। इस डिटेल्ड रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों को बाद में जाकर इनको एलिजिबल बनाया गया फॉर SC एंड ST स्टेटस, और इनको जब एलिजिबल ग्रुप्स में कन्वर्ट किया गया, ये अपने आप अफर्मेटिव एक्शन की ब्रैकेट में आ गए, इनके लिए रिजर्वेशंस आ गई, इनके लिए बेसिक सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त होने लगी, तो इन लोगों की जो लाइफ थी उसमें बढ़ोतरी दिखी, उसमें बेनिफिट दिखा। सो अफर्मेटिव एक्शन के लिए भी ये जो सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी कितना ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। अनदर केस स्टडी आई विल डिस्कस विद यू, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन ओडिशा। जैसे कि बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स होती हैं जो फॉरेस्ट में रिजाइड करती हैं, फॉरेस्ट को ही अपना घर मानती हैं, फॉरेस्ट को ही अपना सब कुछ मानती हैं, उनका कल्चर भी फॉरेस्ट ही है, उनका रिलीजन भी फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो ऐसे में अगर फॉरेस्ट मैनेजमेंट सरकार बोले हम करेंगे, तो दीज पीपल फील थ्रेटन्ड कि हमारे एरियाज में से शायद हमें भगाया जा रहा है। हम प्रोटेक्टेड फील भी करें और हम अपने फॉरेस्ट में भी रहें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सरकार के लिए। तो सरकार ऐसे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स को एनरोल करती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या किया, डोंगरिया कोंड ट्राइब के जो एक मुद्दे चल रहे थे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ, इनके अगेंस्ट के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स मैनेजमेंट करने के लिए आते थे। डोंगरिया ट्राइब है, ये बोलती थी कि ये हमारे एरिया से, यहाँ पर कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहाँ पर एंटर करे, दोनों के इश्यूज़ को समझा, फिर दोनों के इश्यूज़ को एक दूसरे को समझाया, सिचुएशंस को देखते हुए
1990s में इनकी सेक्रेड ग्रूव्स की डॉक्यूमेंटेशन करी, इनकी कंजर्वेशन ये लोग कैसे करते हैं, कैसे ये लोग बेहतर कर सकते हैं सरकार से, ये सरकार को समझाने की कोशिश करी कि जो ट्राइब है दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स, इनके लिए वो सेक्रेड भी हैं और आपके लिए वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी है। तो अगर यही लोग आपके लिए इस फॉरेस्ट को मैनेज कर दें तो आपको तो इनको भगाने की जरूरत नहीं है, इनको डिस्प्लेस करने की जरूरत नहीं है, ये आपसे खुश भी रहेंगे, अपने एरियाज में भी रहेंगे। एंड दैट इज हाउ, इसके कारण जब डोंगरिया ट्राइब को ही इंक्लूड किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन में तो 22% फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ उड़ीसा के अंदर। दैट्स अ ग्रेट 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 अचीवमेंट। और ऐसी ही पॉलिसीज ने फिर बाद में जाकर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर भी जो है वो काम किया और बेनिफिट दिया सरकार को और हमारे देश को। सो दिस इज व्हाट द सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी इज। एंथ्रोपोलॉजी बहुत एक डिटेल्ड स्टडी है ह्यूमंस की, ह्यूमंस के बारे में सब कुछ पढ़ने की हम इसमें कोशिश करते हैं। द सब्जेक्ट इज सुपर इंटरेस्टिंग, इट गिव्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर थॉट प्रोसेस, इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर पर्सनैलिटी। आपको हर लेवल पे ये फायदा देता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू स्टेज हो। एंड इस सब के अलावा स्कोरिंग कितना है, आई थिंक आई डोंट नीड टू जस्टिफाई सिटिंग हियर, एवरीबडी नोज दैट। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट, अगर आप यहाँ तक अभी वीडियो देख रहे हैं, आई एम 100% श्योर कि आपको पता है एंथ्रोपोलॉजी की पावर क्या है, राइट? सो इफ देयर आर एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स, यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। इफ यू हैव some more great so-called case studies in your mind, I would want you to write that in the chat box या फिर comment section में जरूर mention करिए। And for more such videos, subscribe to our channel and Anthropology by Dikshant Telegram channel को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। Thank you everybody, take care, God bless you।